अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। फिर से हमें प्रोग्राम का आगाज़ इंतहाई दुखी दिल के साथ करना पड़ रहा है, बोझिल दिल के साथ, और वो कोरोना की अपडेट्स हैं। और जब मैं फ़िगर पढ़ता हूँ तो एकदम दंग रह जाता हूँ। 3 की तादाद से हमने स्टार्ट किया था प्रोग्राम कि 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है पाकिस्तान में, और आज तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। इन 2 महीनों में आज जब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 10,076 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसमें जो 7,708 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज चल रहा है, और इंतहाई दुखी दिल के साथ और इंतहाई बोझल दिल के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि आज की तादाद में 212 डेथ्स हो चुकी हैं, जो कि मुतासरा अफराद का 2.1% बनता है, और 2,156 अफराद इससे रिकवर भी हो चुके हैं। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब वो सारी डिटेल्स दिखाएं टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये बनता है 21.4%, यानी 21.4% जो रेशो है वो हुई है। प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो स्क्रीन दिखाएं जिसके ऊपर आदाद शुमार लगे हुए हैं, वो दिखाएं ज़रा हमारे नाजरीन को। तो अब ज़रा शहर वाइज दिखा देते हैं आपको। सिंध में सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो 4,328 है। ये ज़रा प्लीज़ दिखाते रहे ताकि मैं इसकी कैलकुलेशंस दिखाता रहूँ। पंजाब 4,328 केसेस कंफर्म हुए हैं और 51 यहाँ पर डेथ्स हो चुकी हैं, 742 रिकवर हो चुके हैं। सिंध में 3,373 केसेस एक्टिव हैं जो सेकंड नंबर पर है, और 69 यहाँ पर हलाकतें हो चुकी हैं, जो कि पंजाब के मुकाबले में केसेस ज़्यादा है, डेथ्स कम है। लेकिन यहाँ पर केसेस कम है सिंध में, डेथ्स ज़्यादा है, और 69 यहाँ पर डेथ्स हो चुकी हैं, और 665 यहाँ पर रिकवरीज भी हो चुकी हैं। ये बहुत खुशाइंद है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हालात जो नज़र आ रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। वहाँ पर तादाद मुतासिरीन की तो बहुत कम है, 1345 है, लेकिन जो डेथ टोल है वो 80 है। वो तमाम सूबों से सबसे ज़्यादा है। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है कि ये इसकी क्या रीज़न है। क्या स्क्रीनिंग बहुत कम हो रही है जिसकी वजह से डिटेक्ट कम हो रहा है और डेथ ज़्यादा हो रही है, या कोई और रीज़न है। लेकिन 335 रिकवर भी हो रहे हैं, और इसकी परसेंटेज एज पर मुतासरा अफराद बेहतर है, लेकिन डेथ टोल काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह बाकी बलूचिस्तान में 495 कंफर्म केसेस हैं, 6 डेथ्स हो चुकी हैं, 197 वहाँ पर रिकवर भी हो चुके हैं, 198 167 सॉरी। तो बाकी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर मैंने फैक्ट्स कुछ दिखा दिए हैं, लेकिन जब मैं इसकी कंफर्म केसेस की देखता हूँ तो ये रहना चाहिए 98% रिकवरी, लेकिन रिकवरी जो हो रही है वो 21.4% है अब तक। जो डेथ टोल है वो रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम 2%, जो कि 2.1% यानी कि डेथ टोल बढ़ चुका है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने हैं। वो जो बार्स जो है प्रोड्यूसर वो ज़रा चलाइए, ये वाली, ये ज़रा फुल स्क्रीन चलाएं ताकि ज़रा हम आप समझा सकें कि इस वक्त पोजीशन क्या है। हमने पिछले दिनों में देखा, जब हम 18 और 19 अप्रैल को अपडेट कर रहे थे तो 514 और 427 के करीब जो थे वो केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन ये जो पिछले दिनों की सूरत हाल है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि 8,420 के करीब ये केसेस थे तकरीबन 18 अप्रैल को। लेकिन उसके बाद एकदम फ्लक्चुएट हुआ, और तकरीबन 20 अप्रैल को सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जो आपको बार में सबसे ज़्यादा राइट हैंड पर सबसे टॉप पर नज़र आ रही है। ये तारीख के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं 20 अप्रैल को, और आज चूँकि 22 अप्रैल है, हम परसों की बात कर रहे हैं, और कल तक 533 केसेस रिपोर्ट हुए, जो उससे काफ़ी कम थे। ये एक दिन में इस कदर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट क्यों हुए, ये एक क्वेश्चन है। लेकिन अब जबकि हम आपको अपडेट कर रहे हैं 24 घंटे नहीं हुए, तो 327 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि कहीं भी हमें, अगर ये यही सूरत हाल रही, 300 की एवरेज रही, तो शायद हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम आना शुरू हो जाए। अब ज़रा जी वो ग्राफ दिखाएं, जिस ग्राफ के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, जो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, जिस ग्राफ को हमने स्टैटिक देखना है, ये ज़रा फुल स्क्रीन पर दिखाएं। ये ग्राफ रुक नहीं रहा है, स्लोली बढ़ता चला जा रहा है, और किसी एक पॉइंट पर भी आकर ये स्टैटिक नहीं हुआ है। ये 26 मार्च से शुरू हुआ जी, 133, क्योंकि इससे पहले फरवरी में ये रिपोर्ट हो चुका था। तो 26 मार्च से लेकर अब तक आपके सामने सिचुएशन कि कहीं भी रुक नहीं रहा है। मिसाल के तौर पर अगर 5 दिनों का खुलासा किया जाए, 7,993 केसेस रिपोर्ट होते हैं, उससे अगले दिन 8,420 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसके अगले ही दिन 9,216 केसेस रिपोर्ट होते हैं, उससे अगले दिन 9,749, और उससे ही अगले दिन यानी
कल तक 10,000 यानी आज तक, यानी कि जब तक जो केसेस रिपोर्ट हो चुके 10,076 केसेस तक पहुंच जाते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद फिर बताते हैं एक बड़ा यहाँ मामला है, वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में खबरें आई कि वो नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से चले गए, इलाज के लिए गए, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए, हमारी दुआ है। वो नहीं आए, शहबाज शरीफ चले गए, फिर खबरें आई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों नहीं आएंगे, फिर शहबाज शरीफ वापस भी आ गए। किस लिए आए शहबाज शरीफ वापस, रीजंस क्या थे, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले तो ये खबरें गर्दिश करती रही कुछ अर्सा पहले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कतई तौर पर मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, लेकिन तारीख ने वो वक्त भी देखा कि आखिरकार नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए रवाना भी हो गए। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह करीम उन्हें सेहत कामिला दे और वो जल्द वापस पाकिस्तान लौटें, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं, ये रियलिटी है। हालांकि वो जेल में थे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब भी लंदन गए, तो उनके बारे में बहुत सारी खबरें मशहूर हुई कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कोरोना फैक्टर ने उन्हें वापस लाने पर मजबूर किया, और ये वजह खुद नून लीग ने हमें बताई कि वो कौम को इस मुश्किल घड़े में अकेला नहीं छोड़ना चाहते, लिहाजा वो पाकिस्तान वापस आ गए। अच्छा, उन्होंने पार्टी को भी इंटैक्ट किया, बहुत सारी उन्होंने स्काइप के ज़रिए या वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, गुफ्तगू भी की अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर या पेशरफ्त सामने नहीं आई है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो आए हैं, लेकिन किस मकसद के लिए आए हैं। नैब की तरफ से पेश होने का भी हुक्म दिया गया, वो वहाँ भी आज पेश नहीं हुए। आज नैब ने शहबाज शरीफ के भेजे गए जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए 4 मई को दोबारा तलब किया है, और नैब की जानिब से जो भेजा गया नोटिस है उसमें कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर है, लिहाजा ज़ाती हैसियत में तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश होकर मतलूबा मालूमात फराहम की जाए। शहबाज शरीफ कानून के मुताबिक बजाते खुद पेश हों और कौमी इदारे को मतलूबा मालूमात फराहम करें, अपने खिलाफ जारी तहकीकात में कौमी इदारे के साथ ताउन करें। यही वो सवालात हैं कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान कोरोना में मुब्तला पाकिस्तानियों की वजह से आए हैं, या पार्टी को रीऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, इंटैक्ट करने के लिए एक दरार सी या इंतशार सा बन रहा था उसके लिए आए हैं, या केसेस का सामना करने आए हैं। इन्हीं सवालों का तज्जिया लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद है। मीर साहब, शुक्रिया सर आपके वक्त का। शरीफ फैमिली के साथ आप इनको दरीना तौर पर जानते हैं, एग्जाइल से पहले कभी आप इन्हें जानते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं, तो आपका तज्जिया क्या कहता है, क्यों वापस आए हैं पाकिस्तान, किस लिए आए हैं? अगर तो इसको ये समझा जाए कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आए हैं, चले कुछ समझ आती है। कोरोना में पाकिस्तानी कौम फंसी हुई है, उनकी हेल्प करने आए हैं, चले कुछ हद तक ये भी समझ आती है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि वाकई केसेस का सामना करने के लिए आए हैं। आपका तज्जिया क्या कहता है सर? गुलाम मुर्तजा जब ये आए थे, सबसे पहले एग्जाइल में गए थे जी, तो मैं नवाज के साथ भी आया था और शहबाज के साथ भी वापस आया था। ठीक। अब बात ये आती है कि जी नंबर 1 उस वक्त भी बड़ी थेरीज थी जी कि जी ये शहबाज शरीफ आएगा, अपना केसेस को ये रिजॉल्व करेंगे। शहबाज शरीफ मैं डे 1 से कह रहा था कि शहबाज शरीफ ये मुल्क से बाहर नहीं रहेंगे, ये आए हैं और आते रहेंगे। ये आए हैं, आपने इनको डिपोर्ट कर दिया था, चलो ओके। आज भी आपने जो सवाल उठाया है कि ये क्यों आए, वो यार ये बहुत, देखो कई जो मैं कहूँगा पीटीआई वाले या पीपीपी या इधर उधर वाले शायद वो इसको रिजेंट करें, लेकिन रिजेंट करने की जरूरत कोई नहीं है। शहबाज इज अ पेट्रियट, जो मर्जी आप कह लो, मैंने इसको बाहर भी देखा है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये एक पेट्रियट इंसान है और इसने आना यही है और यही आया। हाँ, पार्टी में आपने देखा है कि जब इन पे कोई मुसीबत आती है तो खब्बे सजे हो जाते हैं लोग, तो वो आपने पहले भी देख लिया, अभी भी देख लिया, लेकिन वो इनकी गलतियां हैं क्योंकि ये लोगों के साथ एक्सेसिबल नहीं होते हैं। बहुत शहबाज तो होने शुरू हो गए थे, लेकिन नवाज वाज टोटली इनएक्सेसिबल, और इन्हीं के एमएनएज और सेनेटर्स मुझे कहते थे, ओ जी आप मियां साहब को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, तो आप इनको क्यों नहीं कहते कि हमसे मुलाकातें करें। मैं किस किस के नाम लूं कि यहाँ बता दूं कि वो इतने नाराज थे। अब बात आती है कि आज आपके सवाल पे कि ये आए हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो नैब ने किया है, भाई ये नैब का काम है, ये दूसरे वजीरों का नहीं है। किसी के पास मोकल आ जाता है, किसी के पास चिड़िया आ जाती है, किसी के पास तोते आ जाते हैं और वो इनको कहानियां बताते हैं। ये नैब का काम है, नैब ने इनको पकड़ा है और नैब ही इनको छोड़ेगा। अब बात आती है यहाँ
कि ये जो वुज़रा है ये हमारे वजीर आजम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये उनके लिए मैं समझता हूँ एक नेगेटिविटी जाती है, क्योंकि एक आम आदमी गुलाम मुर्तज़ा यही सोचता है कि यार ये तो इमरान खान ही करवा रहा है इसके लिए, इमरान नहीं करवा रहा भाई, ये नैब ने पकड़ा हुआ है और पहले का केस। मैं सर थोड़ा सा प्रिसाइज करूं अपने क्वेश्चन को, थोड़ा सा प्रिसाइज करता हूं। नहीं है पीटीआई के नहीं है मीर साहब, मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रिसाइज करता हूं। मैं शायद उसमें एक लफ्ज ऐड करना भूल गया कि शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना था, ये आपको भी पता था, मुझे भी पता था कि वो जरूर आएंगे। बाकी जो नवाज शरीफ साहब मैटर था वो अलग था। अच्छा, वो भी पैट्रियट है, हम उनके पैट्रियटिज्म के ऊपर कोई सवाल नहीं करते, लेकिन सवाल ये था कि वापस क्यों आए, इसको यूं कर ले, अभी वापस क्यों आए, इस वक्त की टाइमिंग क्या थी, ये सवाल है। वापस क्यों आए, इसको यूं कर ले, अभी वापस क्यों आए, इस वक्त की टाइमिंग क्या थी। वेरी गुड क्वेश्चन। ये इसलिए आए हैं, नंबर 1 कि देखें जब भी PMLN किसी मुसीबत का शिकार बनती है तो इनके जो तोते हैं वो उड़ने शुरू हो जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू डाई हार्ड्स जो कि खड़े रहते हैं। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल जो है वो नहीं कहीं जाएंगे, लेकिन इधर उधर के आपने देखा है कि लोग तितर बितर होना शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक कीपिंग दैट इन व्यू, शहबाज हैड टू कम बैक एट दिस टाइम के इंश्योर कि पार्टी कंसोलिडेटेड एक पोजीशन में रहे और के नंबर्स ना टूटे, क्योंकि काफी लोग हैं जो कि इस पार्टी को इनसे बातें भी कर रहे हैं, बातें तो होनी चाहिए, लेकिन उसका एक गलत एक आप कह लो एक मतलब कंस्ट्रू किया जा रहा था कि शायद दूसरे जो लोग हैं शायद इनको उठा के अपने रैंक्स में डालें। वो इस तरह नहीं होगा, क्योंकि एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि PMLN का जो माइंडसेट है ये किसी और पार्टी के साथ नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। आपने इनकी अलायंस भी देख ली थी, पीपल्स पार्टी एंड कोलिशन की, और इनकी किस तरह निकल गए थे ये आपस में। और आप ऑपोजिशन में ले लें तो आप अभी भी देख लें कि इनके माइंडसेट नहीं मिलते। सो इनको जो इधर मिडिल ऑफ द रोड इधर उधर जो लोग हैं ये वहां जरूर हाथ मारेंगे कि हम इधर से कुछ अलायंस में, इधर से हमें जो जिनके वोट बैंक है वो हम साथ आ जाए। तो गुलाम दैट इज द ओनली, आई वुड से, वन ऑफ द मेन रीजंस कि शहबाज हैड टू कम हियर, कंसोलिडेट द पार्टीज पोजीशन इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। आई गॉट यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यानी हम ओवरऑल कंक्लूड ये पहुंचे हैं कि असल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का सॉरी, इस वक्त आना पाकिस्तान असल में पार्टी को रिकनेक्ट करना, रीऑर्गेनाइज करना, उनको एक दफ़ा इंट्रैक्शन में लेकर आना, ये है पार्टी को एक बार फिर से मुनज़्ज़म करना, जोड़ना, क्योंकि उनकी मौजूदगी यहाँ पर पार्टी को जोड़े रखती है और दोनों भाइयों की अगर वो गैर मौजूदगी हो तो पार्टी के अंदर तितर बितर होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल थी। इसके ऊपर अब एक सवाल था मीर साहब से मैं करना चाह रहा था कि वो क्या अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वो रह गया। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा पावर सेक्टर स्कैंडल की बात करते हैं। कल हमने आपको पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट बताई थी, आज फिर कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये रेज हुआ है, वो ये कि क्या सिर्फ जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, IPPs हैं, क्या सिर्फ उन्हीं का कोई कसूर है या जो मुताल्लिका इदारे हैं उनका भी कोई कसूर था इस कदर ज़्यादा खसारे में और इस कदर महंगी बिजली में। एक ब्रेक लेते हैं, ज़रा इसका एनालिसिस करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पावर सेक्टर स्कैंडल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो पेश की गई इंक्वायरी रिपोर्ट है वो ज़ाहिर है बड़ी हैरान कुन और उसने नींदें उड़ा दी हैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस समेत हुकाम बाला की, और अब फैसला किया गया कल तक कि ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए और उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है। न्यूज़ प्लस वो रिपोर्ट आपके सामने कल लेकर आया, आपके सामने पेश की, अभी भी आपको दिखाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसे जैसे इसको हम पढ़ते गए होशरुबा इंकशाफात सामने आते रहे। हमने इस रिपोर्ट को कल खंगाला भी, कुछ इसके मंदरजात भी आपको बताए, कुछ आपको आज की फिर से रिव्यू कर देते हैं, फिर इसके ऊपर सवालात उठाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 13 बरसों के दौरान सब्सिडी और जो सर्कुलर डेट थे, सब्सिडी और गर्दिशी कर्जों के बायस कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इंक्वायरी रिपोर्ट में गर्दिशी कर्जे और बिजली के निर्खों में कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर तजवीज़ करदा इक़दाम उठाने की सिफारिश की गई है। कल मैंने आपको इस बारे में डिटेल में बताया था कि क्या है। 1994 की बात करते हैं, उस वक्त से पावर पॉलिसी बनी और उसके मुताबिक 17 में से 16 IPPs ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और 415 अरब रुपए से जायद का मुनाफा हासिल किया। ज्यादातर IPPs के पे बैक का दौरानिया 2 से 4 साल के दौरान था और जो रिपोर्ट हमें मौसूल हुई उसके मुताबिक 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 IPPs ने सरमायाकारी की मुनासबत से 18 गुना ज्यादा मुनाफा हासिल किया।
अच्छा, 6 कंपनियों ने इक्विटी पर औसतन 60 से 79% रिटर्न हासिल किया, जबकि 4 कंपनीज ने 40% के करीब इक्विटी रिटर्न हासिल किए। दूसरे शोबों के मुकाबले में मुनाफा कई गुना ज्यादा रहा। हुकूमत की जो तजवीज़ की गई थी कि IPPs के लिए 20 टैरिफ $20 से जो बेस टैरिफ है वो डॉलर से रुपए में मुंतकिल कर दिया जाए। कमेटी ने तमाम IPPs की फ्रांसिक तस्दीक और कानूनी ऑडिट की भी तजवीज़ दी है। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत कायम किए जाने वाले जो जेनकोज हैं और IPPs हैं उसको रिटायर कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। 2002 की पावर पॉलिसी के मुताबिक 13 फ्यूल ऑयल और गैस से चलने वाले प्लांट जो कायम किए गए थे, जिनकी पैदावारी सलाहियत 2934 मेगावाट है। अब गुज़श्ता 8 से 9 साल के दौरान इन कंपनियों ने 57 अरब 81 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के बदले 203 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। कर्जों की अदायगी के बावजूद कंपनियों ने 152 अरब रुपए पर कमाए, जबकि डिविडेंड की मदद से 111 अरब रुपए की अदायगी की गई। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों की जो इनफरादी मुनाफे की शरह है वो मुख्तलिफ रही है। अच्छा, उसके मुताबिक कुछ कंपनीज को ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। सबसे ज्यादा इक्विटी पर 87% रिटर्न कमाया गया। कोयले से चलने वाले जो 2 दरामदी प्लांट थे उसके मुतालिक रिपोर्ट में यह इंकिशाफ किया गया कि 2015 की पावर पॉलिसी के तहत ये कि जो कायम किया जाने वाला एक प्लांट था, इसने सिर्फ 2 साल के दौरान सरमायाकारी की 71% रकम हासिल कर ली, जबकि दूसरे प्लांट की जानिब से पहले साल के दौरान ही सरमायाकारी की 32% रकम हासिल की जा चुकी। अच्छा, दोनों प्लांट्स को अमरीकी डॉलर के तहत 17% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की पेशकश की गई, जो कि इक्विटी पर 24% बनता है। इसके साथ साथ जनाब गुज़श्ता 2 साल के दौरान रुपए की कदर में कमी के बायस दोनों प्लांट्स की जो इक्विटी था उस पर रिटर्न 43% है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2005 से माली साल 2010 के दौरान मुल्क में बिजली की लागत 148%, जबकि बैनुल-अक़वामी तेल की कीमत में इजाफे की वजह से औसतन टैरिफ में बिजली की पैदावार फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल रुपए की कदर में कमी की सूरत में जो 33% इजाफा हुआ और गर्दिशी कर्जे में 2000 के अवाखिर में इजाफा होना शुरू हुआ। तमाम हुकूमतों की जानिब से बजट में ताउन के जरिए इस पर काबू पाने की कोशिश की गई। पावर सेक्टर को माली साल 2007 से माली साल 2019 के दौरान में बजट में 3202 अरब रुपए की सपोर्ट की गई और इस बजट में सब्सिडी के जरिए 2860 अरब, जबकि दूसरे ज़राए से 342 अरब रुपए फराहम किए गए। इसके बावजूद गर्दिशी कर्जा माली साल 2019 में 465 अरब रुपए से बढ़कर 1600 अरब रुपए तक जा पहुंचा, जिससे कौमी खजाने को गुज़श्ता 13 साल के दौरान 4802 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा, जो माली साल 2019 के दौरान सिस्टम में हर 100 यूनिट के 3 यूनिट, अच्छा गौर से सुनिएगा, इस माली साल 2019 के दौरान सिस्टम में हर 100 यूनिट के 3 यूनिट तरसील के दौरान कम हो जाते हैं, ये लॉसेस होते हैं। डिस्कोज लेवल्स के दौरान 17 यूनिट नाअहलियत के बाद खत्म हो जाते हैं, ये लॉसेस होते हैं। 1344 अरब रुपए के मुकम्मल PPP के दौरान खत्म होने वाले यूनिट की लागत 30 अरब रुपए है, जबकि रिकवरी के दौरान 120 अरब रुपए जाया हुए। निजी सेक्टर के डिस्कोज से दिसंबर 2019 में काबिल वसूल जो रकम थी वो 628 अरब रुपए थी, जिसमें रनिंग डिफॉल्टर के 525 अरब रुपए जबकि गैर मुनक़ता डिफॉल्टर के 103 अरब रुपए शामिल है। रनिंग डिफॉल्टर की जानिब से बिजली की फराहमी के बावजूद अदायगी नहीं की जा रही और 2007 में कौमी कर्ज 52% था, जो कि माली साल 2019 में 50% तक पहुंच गया। ये सारी सूरत हाल रही। इसके साथ मजीद भी कुछ और चीज़ें थी जो पेट्रोल प्राइस से जुड़ी हुई थी। ये रिपोर्ट के कुछ मंदरजात, कुछ हिस्ट्री, कुछ हालात वाक़यात मैंने आपको बताया है। आइए इसको ज़रा मजीद खंगालते हैं कि क्यों ये शुगर से और आटे से बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब मेरे साथ हैं, माहिर मुआशी, इक़्तिसादी उमूर, पावर सेक्टर उमूर, इन सब के माहिर हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कोशिश की है कि जितनी जल्दी हो सके इसको समराइज़ करके इस रिपोर्ट के मंदरजात, इनकी चीज़ें, इनके फैक्ट्स बता सकूँ। इस सारों के बाद सर क्या हम ये समझें कि सारा प्रॉब्लम पावर प्रोड्यूसर्स का ही था, इश्यूज उन्हीं का ही था, वही कल्प्रेट हैं, उन्हीं की वजह से ये सर्कुलर डेट्स बने हैं, या इनके साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं? बड़ी जबरदस्त सोच है, जबरदस्त सवाल है मुर्तजा साहब। देखिए, जहां पे भी अरबों रुपए का टीका लगना होता है वहां पे कोई भी शख्स अपने ओन पे ये काम नहीं कर पाता। ये एक ट्राइएंगुलर चीज बनती है जिसमें एक सियासतदान होता है, एक बिजनेसमैन होता है और एक ब्यूरोक्रेट होता है। जब तक ये तीनों लोग इन तीनों लोगों के दरमियान में गठजोड़ ना हो, ये अरबों रुपए के टीके नहीं लगाए जा सकते। फिर ये भी ज़हन में रखिए कि जो आता है अरबों रुपए का टीका लगाने के लिए,
वो करोड़ों रुपए अपने वकला के ऊपर भी खर्च करता है। सही। जिस किस्म के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उसमें मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि आईपीपी ओनर्स जो हैं इन निजी पावर प्लांट्स के उन्होंने हर काम बाय द बुक किया हुआ है, उन्होंने हर चीज़ की अप्रूवल ले रखी है। अब इस रिपोर्ट में हमें ये पता चल गया कि टीके की अमाउंट क्या है, आपने बता दी। अभी ये भी पता चल गया कि टीका लगाने वाले कौन है, वो भी सब जानी पहचानी शख्सियात हैं, उनके शुगर स्कैंडल में भी नाम थे, उनके आईपीपी के स्कैंडल में भी नाम है। अब करना क्या है, इसको हमने आगे लेके कैसे बढ़ना है? पाकिस्तानी अवाम को तो ये 26 साल से टीका लग रहा है, लेकिन आप क्रेडिट दें वजीर आज़म इमरान खान साहब को कि उन्होंने 2019 में इस कमेटी की तश्कील दी, और फिर क्रेडिट जाता है मोहम्मद अली साहब को कि उन्होंने इतनी जबरदस्त रिपोर्ट पढ़ी। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है, बहुत फोकस लिखी है, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे निशानदेही की गई है कि टीका लगाने वाले कौन है, कितना कितना टीका लगाया गया है। अब इमरान खान साहब के पास वापस बॉल जाता है कि इस रिपोर्ट को उन्होंने इस्तेमाल किस तरह करना है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तानी सार्फिन जो हैं वो इस खित्ते में क्या पूरी दुनिया में महंगी तरीन बिजली खरीद रहे हैं, और आज से नहीं पिछले कोई 26 साल से खरीद रहे हैं। 1994 से जब पहली पावर पॉलिसी आई थी, हमारे यहाँ बिजली की कीमत 14 सेंट बताई जाती है, जो 75 से 100% ज्यादा है इस खित्ते में। आप इंडिया को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, वियतनाम को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, सबकी बिजली की जो शरह है वो हमसे 75 से 100% कम है। आप सोचिए कि इसका कितना नुकसान पाकिस्तानी सार्फिन को पहुंचा और कितना नुकसान हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को पहुंचता है कि हम दुनिया भर में compete नहीं कर पाते। अब क्या ये टीके जो लगे हैं ये आवाम को वापस मिल सकते हैं? बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सारी की सारे एग्रीमेंट्स में जो आर्बिट्रेशन क्लॉजेज लगी हुई हैं, जो अदालत फैसला करने वाली है, वो पाकिस्तान से बाहर है। वो लंदन की आर्बिट्रेशन क्लॉजेज लगी हैं, और पाकिस्तान के अंदर हमारी एजेंसीज के पास मैं समझता हूं कि वो कैपेसिटी शायद नहीं होगी कि इनमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स को ढूंढ निकाले। अब रिपोर्ट ने ये तो बता दिया कि टीका किसने लगाया, ये नहीं बता रही कि इसमें और लोग कौन इन्वॉल्व हैं। देखें, वसूल करने वालों की तो निशानदेही हो गई। अब साथ ही साथ हुकूमती ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इन सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किया। उसमें नेपरा का इदारा है, उसमें CPPA कहलाता है जो सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी है, उसमें PPIB है जो पाकिस्तान पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है। तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं हुकूमत के खुद जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स पास किए हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट की लागत को पास किया गया है। तो आसान काम नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में समझता हूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने शुरुआत कर दिखाई है, लेकिन उनके बहुत करीबी लोगों का भी नाम इसमें आ गया है। अब आगे लेके कैसे बढ़ते हैं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को फायदा हो, ये सबसे बड़ा सवाल। ये बड़ा सर, आपने जो शुरू में ट्रायंगल की बात की ना कि इसमें सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक ट्रायंगल बनती है। मैं सियासतदानों को समझूं तो मैं किसी स्पेसिफिक सियासतदान की बात नहीं करता, बल्कि मैं इसका नाम दे देता हूं वजारत। अच्छा, जब बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं तो इस टर्म में हम कर लेते हैं पावर प्रोड्यूसर्स को, और अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो इसमें हम डाल देते हैं हमारे जो इदारे हैं, जिसमें नेपरा है, NTDC है, CPPA है, PPIB है, जिसका आपने नाम लिया, जिक्र किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हम IPPs तक तो पहुंच चुके हैं कि इन्होंने किया है, ये जो इदारे हैं जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए, और उस वक्त के सियासतदान जो थे, जो उस वक्त वजारतों में बैठे हुए थे जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्या हम इन इदारों का भी मुआवजा कर सकते हैं सर? क्या इनको भी हम पकड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस्लाहात की और पॉलिसी चेंज की। अब ये पॉलिसी, जैसे आपने बताया कि 1994 में बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी, उस वक्त ये पॉलिसी आई। उस वक्त भी आपने देखा कि लागत हो रही है 50 अरब की और वो कमाई हो रही है 415 अरब की। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब का जमाना आया, फिर नवाज शरीफ साहब का जमाना आया। पॉलिसी चलती आ रही है, लोग भी वही हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेप उठाना होगा PTI की हुकूमत को, वजीर आज़म इमरान खान साहब को, कि ये जो ट्रॉयका है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है कि ऐसे अशखास बैठे हैं फैसला साज कलमदान लेके कि उनके बिजनेसेस भी उसी शोबे में हैं, उसी फील्ड में हैं,
ये आसान काम नहीं होगा। और मैं आपको हैरानकुन बात ये बता दूं कि विफाक के पास इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि 70 साल गुजर गए, 2 साल पीटीआई की हुकूमत के भी गुजर गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई कानून विफाक नहीं बना सकी कि हम ये कह सकें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस कानून की खिलाफ वर्जी है, क्रिमिनल एक्ट बना दे। पंजाब के पास एक ऐसा कानून है, केपी के पास ऐसा कानून है, लेकिन विफाक में कोई ऐसा कानून अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इखलाकी तौर पे तो कह सकते हैं कि ये जो गठजोड़ हो रहा है ये गलत है, लेकिन इसको कानूनी अंदाज से कैसे कहें कि आपने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो काम मुश्किल है। लेकिन उम्मीद यह है कि शुरुआत हो चुकी है, जो पहले 70 साल में कोई हुकूमत इसकी शुरुआत नहीं कर पाई। कोई इसके बारे में हमें कोई सर सजेशन दे सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट जो है शायद ये कोऑर्डिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कहीं इसमें बहुत थिन लाइन है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी सूरत में, तो जाहिर है वो कोई इदारा प्रपोज करता है तभी वो इन्वेस्ट करता है। तो इसमें इदारे, इसमें वजारत, उसमें बैठे हुए सियासतदान, जाहिर है इनका एक पूरा एक ट्रायंगल है। लेकिन इसमें जो इदारे और जो सियासत जो वजारतें हैं, जहां पर बैठे हुए सियासतदान होते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उस कोऑर्डिनेशन के दरमियान में एक बहुत बारीक लाइन है जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। वो थिन लाइन कैसे ड्रॉ होगी? कहीं ये तो नहीं होगा सर कि जो जिसका काम है वो वही करे, और अगर इसमें इदारे अगर कोई इनकार करे, मिसाल के तौर पर अगर एनटीडीसी कहे कि जनाब ये नहीं फिजिबल है, ये काम नहीं है, और जब वो रिपोर्ट करे तो उसके ऊपर जो बैठी हुई वजारत है वो उसके ऊपर फोर्स ना करे, जैसे कि नून लीग के दौर में बहुत कुछ चीजें हुई भी इस तरह की कि उन्होंने एनटीडीसी को क्रॉस करके खुद से ही एग्रीमेंट्स कर लिए। इस थिन लाइन को कैसे हम डिफाइन करेंगे सर? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के हवाले से जो 3 थिन लाइंस हैं जिसकी निशानदेही रिपोर्ट ने की है, वो कह रहे हैं कि कोई 209 अरब रुपए की चोरी हुई है एक्सेस फ्यूल के हवाले से। अब वो एक्सेस फ्यूल किसी ने अप्रूव किया होगा, वो किसी हुकूमती इदारे ने उसके ऊपर साइन किया होगा। फिर वो कह रहे हैं कि 565 अरब का है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की मिस कैलकुलेशन है। ये मैं डायरेक्टली कोट कर रहा हूँ रिपोर्ट से ऊपर। बहुत अरबों रुपए का मामला है, मिस कैलकुलेशन हो रही है, हुकूमती इदारे मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर तीसरी बड़ी जो थिन लाइन है वो कह रहे हैं कि एक्सेस सेटअप कॉस्ट है, कि 323 अरब रुपए का टीका लगा है जिसमें आपने प्रोजेक्ट की लागत बढ़ा दी है। तो सब कुछ अरबों में है, और जैसे आपने कहा कि इन अरबों को अप्रूव किया जा रहा है, हुकूमती इदारे अप्रूव कर रहे हैं, और हुकूमती इदारे ऑब्वियसली जो बेनिफिशियरी हैं, जो फायदा उठा रहे हैं, उनके साथ मिल के कर रहे हैं, और ये दोनों मिल इसके ऊपर फिर सियासतदान उसको अप्रूव कर रहे हैं। तो ये मुश्किल काम होगा, लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि शुरुआत लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने कर दी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमेशा आप हमारे लिए वक्त है सर, हम आपके बड़े मशकूर हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना गिरदो नवां का बहुत सा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।